हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अपने आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था अपना। कलर चेंज करें, आज ये कलर लेते हैं, येलो। चलिए, हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली थी गति के बारे में। गति कैसे होती है, संचलन कैसे होता है, गमन किस प्रकार से होता है, कौन से जीवों में कैसे सारी बातें होती हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेशी। पेशी, ये वो पेशी नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये मांसपेशियों वाली पेशी है। ठीक है, चलिए। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है। लो भाई, पहला क्वेश्चन तो यही उठ गया। पेशी क्या है? एक ऊतक होता है। अब आप कहोगे सर ऊतक क्या होता है? तो कोश एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या होता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर तंत्र बनता है। आप सारी बातें जानते हो। जिसकी उत्पत्ति अध्ययन स्तर से होती है। एक अध्ययन स्तर यानी मध्य स्तर से आप कह सकते हो। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। वयस्क मनुष्य का जो टोटल भार होता है, एक वयस्क मनुष्य होता है, उसके शरीर का जो कुल भार होता है उसका 40 से 50% भाग, कितना? 40 से 50% भाग है वो किसका होता है? पेशी का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं। विशेष गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता का मतलब एक्टिविटी, एक्टिव होना कोई चीज में। क्या होना? एक्टिव होना। फूलना, सिकुड़ना, उस टाइप में, यानी कि एक्टिव होना, वो क्या होता है? उत्तेजनशीलता। सहकुंचनशीलता, सिकुड़ना टाइप। प्रसार्य, फैलना, प्रसार करना। प्रत्यास्थता, फिजिक्स वाले बच्चे इस शब्द को जानते हैं। शब्द आया है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्था मैं आपको समझा देता हूं। वैसे मैंने इसके अलग से एक क्लास बनाई हुई है फिजिक्स में, और आप सभी ने देखी भी होगी कि प्रत्यास्थता होती क्या है। प्रत्यास्थता होती है कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ, और मुख्यतः यह ठोस पदार्थ की बात करता है। मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं फिजिक्स से, फिर आपको अपने से बायोलॉजी से कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी ठोस वस्तु है, उस पर अगर आप बाहरी बल लगाते हो, क्या लगाते हो? बाहरी बल लगाते हो, लगाने पर अवस्था परिवर्तन होता है। लगाने पर क्या होता है? अवस्था परिवर्तन, यानी कि उस पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, ये प्रत्यास्थता नहीं है तो सर क्या है? इस अवस्था परिवर्तन का विरोध, इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाती है। यानी कि उस पदार्थ का गुण होता है कि वो अपनी बाहरी बल लगाने पर अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। बाहरी बल लगाने पर अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अब आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ। देखो, आप एक रबड़ ले लेना, कोई भी रबड़ बैंड होगा वो लेना, उसको आप इस तरह से खींचोगे दोनों साइड, तो वो बढ़ जाएगा। यानी कि आपने बाहरी बल लगाया और आपकी उसको अवस्था में परिवर्तन कर दिया। जैसे ही आप बाहरी बल लगाओगे वो सामान्य उसी अवस्था में आ जाएगा। आप कहोगे सर ये प्रत्यास्थ है। बिल्कुल है, लेकिन वहीं ये पेन है, इसको मैं खींच रहा हूं, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं परिवर्तन करने का, लेकिन नहीं हो रहा। यानी कि ये वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ है। अवस्था में परिवर्तन होना जरूरी है। अब आप पानी में अवस्था में परिवर्तन करोगे, वो प्रत्यास्था नहीं होगी, क्योंकि पानी और गैस के अंदर प्रत्यास्था प्रदर्शित नहीं की जाती है। वो मोस्टली ठोस पदार्थों के अंदर जो प्रत्यास्था होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही क्या होता है? प्रत्यास्थता होती है। तो मांसपेशियों में भी प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थापन, रंग रूप और उनकी क्रिया की नियमन पद्धति के आधार पर बांटा गया है। स्थापन के आधार पर, रंग रूप के आधार पर और क्रिया विधि की नियमन पद्धति पर उसे बांटा गया है। स्थापन के आधार पर देखें तो इन्हें 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। स्थापन, एक कंकाल पेशियां, दूसरी अंतरंग पेशियां
और तीसरी हृदय पेशियां। कंकाल पेशियां, अंतरंग प्रदेश पेशियां और हृदय पेशियां, ये मैंने टॉपिक आपको वैसे करवाया हुआ है। कहां पर करवाया था? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये करवाया था अपनी जो नॉर्मल बोर्ड पर बायोलॉजी करवाई थी, तब उसमें मैंने ये टॉपिक आपको करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कंकाल पेशियां। शारीरिक कंकाल। अब कंकाल क्या होता है? स्केलेटन बोलते हैं जिसे। हमारे शरीर में हड्डियों का एक ढांचा होता है, उसे कंकाल बोलते हैं। कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में रहती है, यानी कि अवयवों, कंकाल अवयवों के यानी कि हड्डियों के संपर्क में ये रहती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखाई देती हैं। जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखोगे तो इसमें आपको इस प्रकार की कुछ धारियां से दिखाई देंगी, लाइनें से। अतः इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखित पेशियां। तो कंकाल पेशियों का दूसरा नाम क्या हुआ? रेखित पेशियां हो गया। क्योंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है। क्रियाओं का नियंत्रण ऐच्छिक होता है। अब इसका नियंत्रण करता कौन है? तो नियंत्रण सीधी सी बात है, तंत्रिका तंत्र करेगा, बात खत्म। अब ये ऐच्छिक है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। अब देखो, ये अब आपको सर अपनी बॉडी मत दिखाओ, ये आपने बोलते ना कि मेरी बॉडी देखती है। आप देखो, जब आप अपने ये मसल्स को यहाँ पर इस तरह से ऐसे करते हो तो आपके यहाँ पर फुलावट आती है, वो मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, वो मांसपेशियों, इन्हीं मांसपेशियों की ये बात कर रहा है। हड्डियों के पास आसपास में ये जुड़ी रहती है। उसके बाद में इनमें संकुचन, शिथिलन, प्रसार्य, ये सारी बातें इनमें पाई जाती है। दूसरा, अपनी मर्जी से तो नहीं फल फूल रही, यानी कि मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं तभी ये आकार में परिवर्तन कर रही है, तो ये होगी ऐच्छिक पेशियां। इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। तो कंकाल पेशियों के तीन नाम हो गए, रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। तो कंकाल पेशियों का कार्य क्या होगा? चलन क्रिया, जैसे चलने में, हम जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं वो चलने में। दूसरा शारीरिक मुद्रा, शरीर की मुद्रा बदलने में, कि हम शरीर में बैठे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें ऐच्छिक पेशियां, कंकालीय पेशियां और रेखित पेशियों द्वारा किया जाता है। पहली बात आपको क्लियर हो गई है। अगला है अंतरंग पेशियां। दूसरी है अंतरंग पेशियां। शरीर के खोखले अंतरंग, यानी कि शरीर में हमारे कुछ अंग होते हैं वो खोखले होते हैं, अंदर से खाली खाली होती हैं। फॉर दैट आहार नाल। आहार नाल पता है आपको, अंदर से खाली होती है ना। जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। देखो कैसे, मान लीजिए ये हमारी है आहार नाल, ठीक है, ये अंदर से खाली होती है तभी तो इसमें भोजन जाता है। तो इसकी भीतरी भित्तियों में यहां पर ये स्थित होती है, इस वाले भागों में भीतरी भित्ति में स्थित होती है। अरेखित और चिकनी दिखाई देती हैं, ये क्या होती हैं? अरेखित होती हैं। दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई कि अंतरंग पेशियां कैसी होती हैं। अंतरंग पेशियां अरेखित पेशियां या चिकनी पेशियां होती हैं। तो अंतरंग पेशियों के भी तीन नाम हो गए, चिकनी पेशी, अरेखित पेशी। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, यानी कि इनका नियंत्रण कैसा होता है? अनैच्छिक होता है, हमारी क्रिया में कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में ये चीज नहीं होती है। ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक का अभिगमन में सहायता करती है। पाचन मार्ग द्वारा भोजन को, अब हमने तो भोजन पेट में खा लिया, सपोज दैट हमने भोजन सुबह सुबह सभी ने भोजन किया है, पेट में पहुंच गया है। अब वो अंदर क्रियाएं कर रहा है, छोटी आंत में जा रहा है, बड़ी आंत में जा रहा है, तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम ऐसे थोड़ी रोक लेंगे, नहीं भोजन तो यहाँ पे छोटी आंत में नहीं जाना, नहीं रुकेगा, अनैच्छिक हो गया। युग्मक हमारी बॉडी में बनते हैं, फीमेल में ओवम बनता है, मेल में स्पर्म बनता है, तो वो जब जनन मार्ग तक आते हैं वो हमारा अनैच्छिक होता है। तीसरा नाम से विदित है हृदय पेशियां। हृदय की पेशियां है ये, हृदय पेशियां यानी कि हृदय की पेशियां है। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन में स्वस्थ रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशी रेखित पेशी होती है। हृदय पेशी एक प्रकार की रेखित पेशी होती है, ये अनैच्छिक स्वभाव की होती है। हृदय पेशी कैसी होती है? अब देखो, तीन बातें आपको समझ में आई। कंकाल पेशी कैसी होती है? रेखित होती है और ऐच्छिक होती है, चलन और शरीर की मुद्रा बदलने में काम आती है। ध्यान से सुनना। उसके बाद अंतरंग पेशियां अनैच्छिक होती हैं, अरेखीय होती हैं। लेकिन यहां पर हृदय पेशियां वो है तो रेखित, लेकिन अनैच्छिक है,
दोनों का मिक्सर टाइप हो गया ना, है तो रेखीय है लेकिन अनैच्छिक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र व इसकी क्रियाओं का सीधे नियंत्रण नहीं करता। तंत्रिका तंत्र डायरेक्ट इसको कंट्रोल में नहीं करता, हृदय अपने आप से इसका काम करवाता है। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी को पेशी बंडलों व पुलिकाओं की बनी होती है। लो भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंकाल पेशी। कौन सी पेशी? कंकाल पेशी। पहले हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तीनों पेशियों का, अब पढ़ने जा रहे हैं हम कंकाल पेशी। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का है जो हम प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत सी है, चलो अब सही है ना? चलिए कोई बात नहीं, बता दिया करो आप। कंकाल पेशी, इसको पढ़ते हैं। अब कंकाल पेशी क्या कहना चाहती है वो अब सारी बातें हम देखने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी, संगठित यानी कि जुड़ी हुई पेशी बंडल, अब ये पेशियों के बंडल के रूप में है। बंडल का मतलब समझते हो? समझने वाले समझ गए होंगे, इस तरीके से समूह है। इस प्रकार से बंडल पेशी बंडलों या पुलिकाओं की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजी उत्तक स्तर से घिरे होते हैं। जो किससे, कौन से उत्तक से? कोलेजन संयोजी उत्तक, कोलेजन संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं, यानी कि ये उत्तक इनको घेरे रखता है, जिसे संपट कहते हैं। क्या कहते हैं? संपट। तो आप कहोगे कि संपट क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि पेशी बंडलों या पुलिकाओं की जो बनी पेशियां होती हैं उनको कोलेजन संयोजी उत्तक द्वारा घेरे रखती हैं और इसको संयुक्त रूप से संपट कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। अब बंडल में क्या होते हैं? पेशी रेशे होते हैं। प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है। अब इसने एक रेशा निकाल दिया, तो ये किससे आश्रित होता है? प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से आश्रित होता है, झिल्ली से आश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसने बना दिया इस प्रकार से, देख लेना इसको। ये देखो पेशी बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, समूह है। जैसे बाद में एक एक अगर को बाहर निकालेंगे समझिएगा सारी बातें। जिसे क्या कहते हैं? इसको सार्कोलेमा कहते हैं। किसे? सार्कोलेमा कहते हैं। पेशी रेशा एक सह कोशिका होती है। पेशी रेशा क्या होती है? एक सह कोशिका होती है और कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। और उत्तक की पेशी क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। अब समझ में आई बातें? क्योंकि पेशी द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं, इसमें क्या होता है? कई प्रकार के केंद्रक होते हैं या कई केंद्रक होते हैं, इसलिए इसे सह कोशिका बोला जाता है। अंतः द्रव्य जालिका अर्थात पेशी रेशे में पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जब मैंने आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको कोशिका का एक ऑर्गन बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन यहां पर अंतःप्रद्रवी जालिका की जगह अंतःद्रव्य जालिका या पेशी द्रव्य जालिका पाई जाती है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये क्या करती है? ये कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। कैल्शियम आयनों का भंडार गृह कौन होता है? तो पेशी द्रव्य जालिका। कैल्शियम आयनों का भंडार गृह पेशी द्रव्य जालिका, एसआर, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिन्हें पेशी तंतु या मायोफिलामेंट, पेशी तंतु मायोफाइब्रिल कहते हैं। ये कह रहा है पेशी रेशा की एक विशेषता होती है कि ये पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित होती है, यानी कि समांतर का मतलब इस रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पेशी तंतुक बोलते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे व हल्के पट बैंड होते हैं। प्रत्येक पट में गहरे व हल्के रंग के बैंड होते हैं, पट होते हैं, गहरे व हल्के रंग के बैंड होते हैं। अब आपको सर आपको कैसे पता? तो ये जब आप इसका अध्ययन करते हो तो इसको कलरफुल किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है।
पेशी रेशक के विस्तृत अध्ययन ने ही यह स्थापित कर दिया है कि इसका रेखित रूप दो प्रमुख प्रोटीन होता है। तो रेखित रूप में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? इसमें एक होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होता है मायोसिन। तो पेशी में दो प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक्टिन प्रोटीन व दूसरा मायोसिन प्रोटीन। कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ये पूछे गए हैं भी क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पेशियों में कौन प्रकार से कौन कौन से प्रोटीन, पेशी में कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन है वो पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर एक्टिन और मायोसिन दोनों दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं। चलिए, इसमें रेखित रूप से दो प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है। लो भाई, हल्के बैंड में एक्टिन प्रोटीन और गहरे बैंड में मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई है। जिसे एक्टिन बैंड वाले को कहा जाता है हल्का बैंड। हल्के बैंड होते हैं जिसे वन बैंड कहते हैं, बैंड वन कहते हैं, या समदैशिक बैंड भी कहते हैं। इसका एक और नाम और आ गया, समदैशिक बैंड। समदैशिक बैंड नाम याद रखने पड़ेंगे। जबकि गहरे बैंड को ए बैंड या विषमदैशिक, इसको कहा जाता है ए बैंड या विषमदैशिक बैंड। विषमदैशिक बैंड कहते हैं। इसे मायोसिन होता है, बता ही दिया मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समांतर पेशी रेशक के अनुदैर्ध्य अक्ष में के भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। ये भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं। लो भी, एक्टिन तंतु क्या होते हैं? पतले। किसकी तुलना में? मायोसिन की तुलना में। एक्टिन क्या होते हैं? पतले होते हैं मायोसिन की तुलना में। अतः इसे क्रमशः पतले व मोटे तंतु भी कहते हैं। तो इसे आप पतला और इसे आप मोटा तंतु भी कह सकते हो। लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी पढ़कर आपको करवा रहा हूं, क्योंकि इसकी थ्योरी मैं आपको करवा चुका हूं पहले। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, इसे जेड रेखा कहते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ, यानी कि ये एक मान लीजिए आई बैंड है, ये एक आई बैंड है, तो इसके मध्य में एक रेखा होती है। कौन सी? प्रत्यास्थता रेखा। कौन सी रेखा? प्रत्यास्थता रेखा, जिसे जेड रेखा कहते हैं। तो पूछ सकता है कि जेड रेखा कहां पाई जाती है? तो पतले तंतुओं के बीच में, हल्के तंतुओं के बीच में। ये सारी बातें आप उसे बोल सकते हो। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ए बैंड मोटे तंतु ए बैंड के मध्य एक पतली रेशेदार झिल्ली पाई जाती है, जिसे एम रेखा कहते हैं। सर इसमें तो जेड रेखा पाई जाती है, अब मोटे वाले में बताओ। तो मोटे वाले में बता देते हैं। मोटे वाले में होता है, ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको, और इसमें जो रेखा पाई जाती है उसे एम बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम रेखा या एम रेखा कहते हैं, के द्वारा जुड़े रहते हैं। पेशी रेशे की पूरी लंबाई ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दोनों अनक्रमित जेड रेखाओं के बीच पेशी रेशक भाग का एक संकुचन कार्य इकाई बनाता है। यानी कि ये जेड रेखाएं क्या करती हैं? संकुचन का कार्य करती हैं, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। और इसको क्या, पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? इसको सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के दोनों सिरे और के मोटे तंतुओं के बीच का भाग छोड़कर समतंत्र से आच्छादित होते हैं। जब आप रेस्ट कर रहे हो तो ये पतले सिरे के दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच का भाग छोड़कर स्वतंत्र, दोनों ओर के मोटे तंतुओं के भाग का छोड़कर ये सिरों पर आच्छादित हो जाते हैं। रेस्ट के समय कहां पर चले? सिरों पर आच्छादित हो जाते हैं। पतले तंतुओं के मोटे सिरे तंतुओं के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतुओं का
केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता एच क्षेत्र कहलाता है। ये कह रहा है कि मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता, जो भाग आच्छादित नहीं होता उसे एच क्षेत्र कहा जाता है। बस ये मोटी मोटी बातें इसने बताई है। ये देख लो, अब पेशी को दिखाई, ये पेशी तंतु हो गई, ये सार्कोकोलिमा हो गई, ये रक्त कोशिकाएं हो गई, ये इससे जुड़ी रहती है। इस प्रकार के आपको इसने संरचना दिखाई है, बना लेना इसको डायग्राम को। अब मोटी मोटी बातें इसने क्या बताई हैं कि इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए। पहली बात देखें तो इसमें एक संकोशिका होती है, पेशी रेशे में एक संकोशिका होती है। पेशी रेशा एक संकोशिका है जिसके अंदर अनेक केंद्रक पाए जाते हैं या अत्यधिक केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरी बात है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है जो कैल्शियम का भंडार गृह है। उसके बाद में इसमें एक तंतु होते हैं जिसे फाइबर कहते हैं। ये बात इसने बता दी। इसमें बैंड पाए जाते हैं दो प्रकार के, है ना, जो मुख्य प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन को क्या बोला जाता है, आई एक्टिन प्रोटीन होता है वो हल्का होता है, और मायोसिन प्रोटीन होता है वो गहरे बैंड बनाता है। एक्टिन को आई कहा जाता है, मायोसिन को ए कहा जाता है। एक्टिन को समदेशिक कहा जाता है, मायोसिन को विषमदेशिक कहा जाता है। एक्टिन पतले होते हैं, मायोसिन मोटे होते हैं। एक्टिन प्रोटीन के मध्य जेड रेखा पाई जाती है, एक्टिन तंतुओं के मध्य जेड रेखा पाई जाती है, और मायोसिन के मध्य एम रेखा पाई जाती है। लो भाई, ये इसने मोटी मोटी बातें हैं आपको बता दी है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं इसने, बहुत ही प्यारे प्यारे, है ना। पर कोई बात नहीं, हम सभी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसकी शुरुआत। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। अब प्रोटीन की संरचना के बारे में बात, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि संकुचनशील प्रोटीन क्या कहना चाहता है। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना ये क्या कहना चाहता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित दो एफ तंतु में एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप कुंडलित में दो एफ तंतु में एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। यानी कि एक्टिन मिलकर एफ एक्टिन बनाते हैं जो जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। किसकी लंबाई में, एफ के निकट में पूरी लंबाई में जाते हैं, जो एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। अब वहां पर क्या पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन नियत अंतरालों पर पाई जाती है। इस डायग्राम को देखोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक सकती है। पिछली वाली बात बताइए कि विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन होता है वो की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध को सक्रिय स्थानों को ढक लेती है। मायोसिन के सक्रिय स्थानों को वो ढक लेती है, तो वो विश्राम की अवस्था में चला जाता है। प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है जो एक लकी प्रोटीन हो जिसे मैरोमायोसिन कहते हैं। मायोसिन की एक लकी इकाई मैरोमायोसिन पूछ सकता है। मायोसिन की एक लकी इकाई मैरोमायोसिन एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मैरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिरा और एक पूंछ। ठीक है। अब देखिए, ये रही आपकी जेड रेखा, ये रहा आपका ए बैंड, ये आई बैंड, ये इसने आपको जेड रेखा दिखा दी है बीच वाली। ये देखो, ये जेड रेखा दिखा दी। ठीक है। ये एच क्षेत्र आपको दिखा दिया जहां पर कुछ भी चीजें नहीं जुड़ी, खाली है वो। ये ए बैंड इसने दिखा दिया। ये देखो, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद में एक्टिन योजी स्थल, जैसे सांप होता है ना, उस प्रकार से इसने दर्शाया हुआ है। एटीपी योजी स्थल ये होता है, यहाँ पर एटीपी जुड़ते हैं, ये इसके शीर्ष होते हैं, ये क्रॉस भुजा होती है। ये क्या, एक एक्टिन पतला तंतु और एकल मायोसिन दिखाया है इसने, एकल मायोसिन तंतु आपको दिखाया है। ठीक है। भारी मैरोमायोसिन और पूंछ को हल्का मैरोमायोसिन एलएम कहते हैं। यानी कि इसको भारी मैरोमायोसिन कहते हैं और इसको हल्का मैरोमायोसिन कहते हैं।
मैरोमाइसिन अथवा अर्थात सिर व एक छोटी भुजा पर नियत दूरी पर आपस में एक नियत दूरी पर एक कोण पर तंतु बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपी एंजाइम है, जिसमें एटीपी बंधन स्थल एक्टिन को सक्रिय स्थान देता है। ये बड़ी बात है इसने बोली है। अगला है पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि कैसी होती है और इसको हम पढ़ेंगे कल। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को हम कल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम अगला टॉपिक रहेगा अपना इसमें कंकाल तंत्र का, जिसमें मैं आपको कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगा। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा सिर, कितना सुंदर दिख रहा है ना, देखो मजा आ रहा है ना देखने में। फिर दिखाता हूं, ये है हमारी मेरुदंड, रीढ़ वाली हड्डी, ठीक है। उसके बाद में और दिखाता हूं, ये है हमारी पसलियां, कितनी खूबसूरत है, हमें तो इनसे प्यार है। ये है हमारा हाथ, ये देखो, ठीक है। ये है हमारा पैर, देखो हाथ दिखा दिया, पैर दिखा दिया, पसलियां दिखा दी, सिर दिखा दिया ना, तो असली खूबसूरती तो यही है। चलो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, इसी के साथ साथ फिर इस क्लास का समापन करते हैं। आपको एक चीज बताता हूं मैं, और वेब पेज, सही लिखा नहीं, मिस्टेक हो गई, चलो कोई नहीं, दोबारा लिखते हैं। कंकाल, कंकाल, कंकाल की फोटो आ गया, ये देखो इमेजेस, ये है साइंस, पढ़ोगे, मजा आ रहा है ना, देखो कैसे कैसे, हा 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 हा, ये देखो असली खूबसूरती। चलो ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। कंकाल तंत्र, विजिट शेयर, ये डाउनलोड कहां से होगी, विजिट, ये देखो आ गया ना, विजिट। एक तो मेरे को ज्यादा ये चलाना नहीं आता यार, क्या बताएं अब आपको। ओपन इंस्टाग्राम आ गया, चलो यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करके क्या करना है अपने को, इसको हटा देते हैं। ये देखो आपके सामने, कंकाल की फोटो यही सर्च किया था, आपको इमेजेस दिखा रहा था, और चलो आगे निकल गई वो। अब दोबारा, एक तो मुझे इतना चलाना नहीं आता, फटाफट फटाफट खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। आपको एक काम की चीज दिखानी थी, वो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसको ओपन कर लिया। ये रहे, ये देखो मानव कंकाल तंत्र, जब जरूरत होती है तब ये भी नहीं आता। ये रहा,
कितना अच्छा इसने डायग्राम दिया, लेकिन वही बात है ना, ओपन नहीं हो रहा है ये अच्छे से। डायग्राम सारे बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिए हैं, पर वही बात है इसमें ढंग से ओपन नहीं हो रहा। अब क्या करें, चलो। अब यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे तो बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखो, मानव कंकाल तंत्र कक्षा 6, ये आ गया थोड़ा सा, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र, कुल हड्डियां 206। मानव कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल 80 हड्डियां, उपांग कंकाल 126। विशेष तथ्य, सबसे लंबी हड्डी स्टेप फीमर, सबसे छोटी हड्डी फीमर स्टेपिज। सबसे लंबी हड्डी फीमर और सबसे छोटी स्टेपिज। हड्डियों के कार्य इसने दे ही दिए। ये होती है स्टेपिज, आपकी कान में होती है, फीमर आपकी पैर में होती है, ये आपका कंकाल है। विस्तार से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।